हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम पाथ एकेडमी। तो आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमने 8th क्लास का मैथ शुरू कर रखा है और 2.4 तक हमने 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 5th क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मैं आपको इसमें से रीड करके क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताती रहूँगी और अपना मैथ खोल के सामने से रीड कर लेना, क्योंकि ऐसे में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बोर्ड के ऊपर लिखने में। ठीक है, तो मैं साथ साथ में स्टेटमेंट रीड करूँगी और आप भी अपने मैथ्स में स्टेटमेंट रीड करना। ओके। शोभो की माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। मीन्स कोई शोभो है, एक लड़की है। ठीक है, जैसे ये है, इसकी जो आयु है और शोभो की माँ है। ठीक है, ये शोभो है और ये शोभो की माँ है। तो शोभो की आयु शोभो की माँ की शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की कितनी है? 6 गुनी है। कितनी है? 6 गुनी है। किसकी आयु? शोभो की माँ की। शोभो की माँ बड़ी है तो शोभो की माँ की आयु 6 गुनी है शोभो से। उसके बाद रखा कि 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। कितने साल बाद? 5 साल बाद। मीन्स अगर आज आप 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे? 20 साल के। तो ऐसे ही 5 साल बाद जो शोभो की आयु है वो उसकी माँ की जो वर्तमान आज के टाइम में जो एज है, ठीक है, उसकी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको अब क्वेश्चन करवाती हूँ। इसमें हमें उन दोनों की एज बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हम मान लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है? एज फाइंड करनी है। किनकी? शोभो की और शोभो की माँ की। तो हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5th। ठीक है, माना जो छोटा होता है उसी की ही एज मानते हैं। तो छोटी कौन है इसमें? शोभो है, तो शोभो की एज को मानेंगे। माना शोभो की आयु, किसकी? शोभो की आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान लेके चलते हैं हमेशा। वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, कितनी है? x वर्ष। तो शोभो की माँ की कितनी है? 6 गुनी है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। शोभो की माँ की वर्तमान आयु 6 टाइम है किससे? शोभो से, तो 6x। ठीक है, ये हमें दे रखा था। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 5 साल बाद। कितने? 5 साल बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद किसकी? शोभो की। ठीक है, शोभो की आयु, शोभो की आयु कितनी हो जाएगी? जितने साल की वो आज है, 5 साल बाद 5 उसमें ऐड हो जाएंगे, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है कि 5 साल बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि शोभो की जो आयु है 5 साल बाद, शोभो की आयु 5 साल बाद किसकी? शोभो की माँ की वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, क्योंकि जो ये है शोभो छोटी है तो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे। 3 दूनी 6, x + 5 = 2x। ठीक है, जो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम हिंदी में चर बोलते हैं, ठीक है, हम वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एक साइड रखते हैं। तो जो वेरिएबल्स है, ये चर है x, ठीक है, इनको हम एक साइड ले जाएंगे। तो मैं x को इस साइड ले जाती हूँ, 5 इधर ही रहेगा, 2x, ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 5 = 2x - x, x रह जाएगा, तो x = 5। मीन्स क्या हुआ कि जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, x हमने किसको माना था? शोभो को माना था। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ? शोभो की जो आयु है वो कितनी होगी हमारे पास? यहाँ पर लिख देती हूँ, शोभो की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष, और शोभो की माँ की कितनी हो जाएगी? 6 × x, मतलब 6 × 5, 30 वर्ष। ठीक है, तो ये हमें निकालना था, तो ये हमने निकाल दिया। क्या है? शोभो की माँ की आयु और शोभो की आयु। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब हमें क्या दे रखा है, एक आयत के आकार का भूखंड है, मीन्स एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का, आयत के आकार का, ठीक है, वहाँ पे स्कूल बनाना है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। कितना? 11:4 का। मीन्स पहले लंबाई दे रखी है और फिर चौड़ाई दे रखी है, उसके बाद उनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। क्रमशः जो लंबाई है, जो पहले है पहले के लिए होता है, दूसरा दूसरे के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का व्यय करना होगा, ठीक है। कितना? 75,000 रुपये। अब ये तो हमें क्या दे रखा है, एक आयत है, ठीक है, इसके में क्या दे रखी है, ये रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 11:4, और इसके में क्या बनानी है, फेंसिंग करनी, मीन्स बाढ़ बनानी, इसके चारों तरफ क्या वायरिंग करनी है, जैसे लोहे की तार के करते हैं, कांटे वाले तार की, या फिर कोई दीवार खड़ी करनी होती है, ठीक है। तो बाढ़ बनानी है, उसमें क्या बोला है उसने, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, ठीक है। 1 मीटर पे कितना रुपये खर्चा आ रहा है, 100 रुपये का, और टोटल खर्चा कितना आ रहा है इसका, 75,000 रुपये। कितना आ रहा है, 75,000 रुपये, ठीक है। टोटल खर्चा 75,000 है और 1 मीटर पर 100 रुपये है। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, भूखंड की माप, मीन्स इसकी माप निकालनी है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे अब हमें लंबाई दे रखी है 11 और चौड़ाई दे रखी है 4, तो ये इसमें अनुपात में है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर लेते हैं x, जिसको हम मानते हैं, ठीक है। तो वो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 11x और 4x, ठीक है। तो वो जो x की वैल्यू आएगी बाद में दोनों से मल्टीप्लाई करके वो हमारा नंबर निकल आएगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले माना अनुपातिक स्थिरांक बोलते हैं इसको, ठीक है। अनुपातिक स्थिरांक जो है वो हमने x माना है, ठीक है। अनुपातिक स्थिरांक क्या हो गया हमारे पास, x। तो लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है, आयत की लंबाई या फिर आयताकार भूखंड की लंबाई, वो क्या है हमारे पास 11 है, तो 11 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x मीटर, ठीक है। मीटर में लेना क्योंकि मीटर दे रखा है। फिर आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी है, 4x हो जाएगी, 4x मीटर हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, इसके लंबाई और चौड़ाई ही निकालनी है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करके क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। अगर 1 मीटर पर 100 रुपया खर्च आ रहा है, 1 मीटर पर 100 रुपये टोटल खर्चा इतना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। जो परिमाप होगा हम कैसे निकालेंगे, टोटल खर्च जो व्यय हुआ है टोटल, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कुल व्यय कितना हुआ है और नीचे पर मीटर के हिसाब से कितना व्यय हुआ है, ठीक है। व्यय प्रति मीटर, ठीक है। कुल व्यय कितना हमारे पास 75,000 रुपये और व्यय 100 रुपये प्रति मीटर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, क्या आ जाएगा 750, ये मीटर ऊपर चल जाएगा तो मीटर, और परिमाप हमेशा मीटर में ही आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमाप, ठीक है। परिमाप हमारे पास आ गया 750 मीटर। और हमारे पास अब परिमाप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 × L + B, मीन्स लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। हमारे पास हो गया 750 मीटर। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है ये होता है ना, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, है ना। कि हम यहाँ से मान लो मेजर करना शुरू करते हैं, 1 लेंथ प्लस 1 चौड़ाई, दूसरी लेंथ प्लस दूसरी चौड़ाई, तो 2 लेंथ हो गई और 2 इसमें ब्रेथ हो गई, ठीक है। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई इस करके ये हो जाता है, तो 2 कॉमन आ जाता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 11x और b ब्रेथ कितनी है 4x, 750 मीटर। तो 2 कॉमन, ये कितना हो गया 15x, 750 मीटर। तो हमें क्या करना है, 15 दूनी 30, या फिर तुम इसको काट सकते हो सीधा, x की वैल्यू निकालनी है 750 बटे 15 दूनी 30 मीटर। 0 से 0, 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। मीटर से हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25 मीटर,
25 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई। तो वहाँ लंबाई में और चौड़ाई में वैल्यू पुट कर दो एक्स की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास 11 × 25, 25 को 11 से करोगे 275 आएगा, 275 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 4x, 4 × 25 मीन्स 25 चौके 100 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, भूखंड की एक डायमेंशंस आ गई, लंबाई और चौड़ाई, यही हमें निकालना था, ठीक है। मेंस इसमें क्या है, ये परिमाप जो दे रखा है, ये हमें खर्च दे रखा है, इसका यूज़ करना है हमें, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, 100 रुपये इतने मीटर पर, 1 मीटर पर लगता है, तो 75,000 रुपये कितने मीटर पर लगेगा, है ना। ये देखो ना, 100 रुपये अगर 1 मीटर पर लगता है तो 75,000 रुपये कितने मीटर पर लगेगा, 750 मीटर पर। तो ये परिमाप था, परिमाप का यूज़ करके हमने लंबाई और चौड़ाई को निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, कौन कौन सा। इसमें एक कमीज कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर, मीन्स कमीज और पतलून पैंट, ठीक है। तो पैंट और कमीज है, इसमें 2 तरह के कपड़े हैं, पैंट का कपड़ा और कमीज का कपड़ा। जो कमीज का कपड़ा है उसका जो भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर है, मीन्स उसने जो कमीज का कपड़ा खरीदा है वो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा है। और जो पैंट है, जो पतलून है, उसका जो कपड़ा खरीदा है उसने 90 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदा है, ठीक है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। जैसे मान लो हम दुकान पर जाते हैं तो पैंट कमीज का कपड़ा लेना है, तो हम कमीज का कपड़ा 3 मीटर लेंगे और पैंट का कपड़ा 2 मीटर लेंगे। वही बोला है कि कमीज के 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून के 2 मीटर कपड़ा खरीदता है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, पैंट और शर्ट, मीन्स कमीज और पतलून का कपड़े का रेशियो दे रखा है। अभी 3 मीटर कपड़ा कमीज का लिया है तो 2 मीटर कपड़ा पैंट का लेना होगा, ठीक है। मतलब 3 मीटर पे 2 मीटर कपड़ा, ठीक है। ऐसे मीन्स यहाँ मैं कमीज लिख लेती हूँ, ठीक है, कमीज और ये पतलून। इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पे शर्ट और ये पैंट या फिर ट्राउज़र बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ट्राउज़र। तो इनका रेशियो दे रखा है, शर्ट का 3 मीटर कपड़ा है और ट्राउज़र का 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है। शर्ट का 3 मीटर कपड़ा खरीदना है तो ट्राउज़र के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदना होगा, तभी इसकी पूरी ड्रेस बनेगी, पूरी वर्दी बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर, किसको क्रमशः बोला है, मतलब पहले शर्ट की बात हो रही है फिर ट्राउज़र की बात हो रही है। तो शर्ट पर 12% का लाभ और ट्राउज़र पर या फिर पतलून पर 10% का लाभ पर बेचता है, इसको प्रॉफिट होता है। जब बेचेगा वो ड्रेस बनाकर, पहले कपड़ा खरीद के लाएगा मार्केट से, फिर उनको पैंट कमीज बनाएगा, है ना, वर्दी बनाएगा, उसको मार्केट में बेचेगा। तो कमीज पर वो 12% का और पतलून पर वो 10% का प्रॉफिट कमाता है। और कितने में बेचता है, 36,600 रुपये में, ठीक है, सॉरी बेचता नहीं, प्राप्त करता है, बेचकर कितने 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हमें क्या बोलना है, पतलून के लिए पूछा कितना कपड़ा खरीदा। समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। मतलब एक दर्जी है, उसने कपड़ा खरीदा है मार्केट से, उसने क्या, कमीज का कपड़ा। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, एक बार सही से। तो रेशियो दे रखा है हमारे पास, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, क्रय मूल्य है, किसका दे रखा है, शर्ट का, या फिर हिंदी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। शर्ट के लिए इसने 50 रुपये, ठीक है, और ट्राउज़र के 90 रुपये, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस है ये। तो हमें नहीं पता उसने कितने मीटर का कपड़ा खरीदा है, ठीक है। 1 मीटर 50 रुपये का है, ये भी 1 मीटर 90 रुपये का, ये पतलूना कपड़ा है, ये शर्ट का कपड़ा है। उसके बाद उसने बोला है कि 3 मीटर अगर तुम शर्ट का कपड़ा लोगे तो पतलून के लिए तुम्हें 2 मीटर लेना होगा। ये सब किस में है, अनुपात के अंदर दे रखा है ये, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है कि अनुपात में है, रेशो में है। और इसके ऊपर कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 12% का और इसके ऊपर 10% का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट % दे रखा है।
तो इसको बेचा है, टोटल हमें इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। क्या निकालनी है? सेलिंग, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है ना 36,600 रुपये, तो हमें इसी जो अमाउंट है इसके ऊपर फोकस करना है कि ये दे रखी है, तो हम इसको इस्तेमाल करके क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारे टोटल कितना है, 36,600 टोटल सेलिंग प्राइस है दोनों को बेचने पर, दोनों को मिलाने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस है, और ये भी 1 मीटर का, ये 1 मीटर कमीज का, 1 मीटर ट्राउजर का है, और ये 3 मीटर के लिए 2 मीटर, हमें नहीं पता कितना कपड़ा खरीदा है। तो हम क्या करेंगे, ये फैब्रिक है ना, ये कपड़ा है ना, 3 मीटर कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा है, तो हमें नहीं पता कितना कपड़ा खरीदा, तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई, वही हमें क्या मानना पड़ेगा, एक आनुपातिक स्थिरांक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना आनुपातिक स्थिरांक क्या है, x। ठीक है, ये हो गया। अब किसका कपड़ा, कमीज का, कमीज का कपड़ा कितना हो गया, 3x। ऐसे ही पतलून का कपड़ा, पतलून का कपड़ा कितना हो गया, 2x मीटर। ठीक है, मीटर में है तो मीटर, ये कपड़ा है अभी तक। ठीक है, और हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना हो गया, कमीज के कपड़े का एक मीटर कपड़े का है। ठीक है, कमीज के 1 मीटर कपड़े का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमीज के 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, 50 रुपये। ठीक है, ऐसे ही कमीज के 1 मीटर कपड़े का, सॉरी कमीज के नहीं, पतलून के, ठीक है, पतलून के 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 रुपये। अब हमें तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, भी इतना कपड़ा खरीदा है, 1 मीटर का इतना है, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको इसका गुणा करते हैं, तो टोटल क्रय मूल्य निकालना है कमीज का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कमीज का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य कमीज के कपड़े का। ठीक है, कमीज के कपड़े का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तुम 50 को किससे, कमीज के कपड़े से मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई 3x कितना हो गया, 150x। ठीक है, तो ये रुपए में आ जाएगा। ऐसे ही पतलून के लिए, पतलून का कुल क्रय मूल्य कपड़े का आएगा। ठीक है, कुल क्रय मूल्य कितना आएगा, 90 को तुम 2x से मल्टीप्लाई करोगे, 90 मल्टीप्लाई 2x, 9 दूनी 18, 180 रुपये। ठीक है, ऐसे जैसे ये है कपड़ा और क्रय मूल्य, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 150x, और ये कितना आएगा, 180x। ठीक है, ये रुपए में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा इनका। ठीक है, रुपए। अब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ है इसको, किसको, जो दुकानदार है उसको 12% प्रॉफिट हुआ है कमीज के ऊपर, और 10% प्रॉफिट हुआ है हमारा पतलून के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या करना है। अब मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से, आप लोगों को प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है हमें इसको। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास, प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है ना, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग, क्योंकि हमें ये जो x है ना, ये x आया यहाँ पे, जो x है, हमें x की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को तो हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, अब ये परसेंट में, ये परसेंट में नहीं है, ये परसेंट में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम परसेंट कैसे निकालेंगे, परसेंट जो आ जाएगा यहाँ पे
मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना, ये होता है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे, क्या जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस CP, ठीक है। तो यहाँ पे CP कॉमन आ गया, क्या रह गया अंदर, एलसीएम ले लेंगे ना 100, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 100 का, तो मैं दोबारा से बताती हूँ इसको, ठीक है। 100 इसमें एलसीएम हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इंटू में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दोनों में CP है, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो ये आपको फॉर्मूला याद भी, मतलब कि हम आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन है डिवाइड बाय 100, साथ में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें दे रखा होता है, ठीक है। तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे और इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव करके बताया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसका निकालना, पहले कमीज का निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। कमीज का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, जो भी दे रखा है हमें, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल के 150 बटे में 100 गुना 100, इसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 12% का ना कमीज के ऊपर, तो ये हो जाएगा 112, 100 प्लस 12 112, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तो 56 3 3 छिके 18, 3 पंजे 15 और 1 16, ठीक है। साथ में एक्स भी है ना, कॉस्ट प्राइस में एक्स भी है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो कमीज है उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, इतना रुपये, हमने खरीदे 150 में, बेचे 168 में, ज़्यादा का बेचा है, ठीक है, तो प्रॉफिट ही होगा। अब निकालते हैं पतलून का, पतलून का विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो भी ऐसे ही फॉर्मूला CP डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो क्या आ जाएगा, CP कितना हमारे पास 180, x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई, इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट था, 10% का, तो ये 10 हो गया, ठीक है, 10 तो परसेंट नहीं लेते इसमें, 10% को हटा देते हैं, ठीक है। वैसे जो दे रखा है प्रॉफिट परसेंट वो उसको हम सिर्फ अमाउंट को लेते हैं, परसेंटेज नहीं लगाते, परसेंट का नीचे डिवाइड में 100 आ जाता है, वही चीज़ हो जाता है ये 180 बटे में 100 बट एक्स है ना, तो 110, 0 से 0, 2 में 18, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 को 9 से, यहाँ पे एक्स भी है ना, 22 को 9 से करेंगे 198 आ जाएगा, साथ में एक्स आ जाएगा, साथ में मीटर, सॉरी रुपये, हाँ रुपये है ना, ठीक है, रुपये। तो ये हमारे पास पतलून का विक्रय मूल्य आ गया, हमारे पास कमीज का विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अगर तुम आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। अब हमें हमारे पास क्या रखा, टोटल विक्रय मूल्य रखा, दोनों को बेचकर, दोनों को मिलाकर, कमीज को और पतलून को दोनों को मिलाकर जो उसको पैसा मिला था वो दे रखा था। तो हमारे पास जो टोटल सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वो हमारे पास था 36,600 रुपये, ठीक है। तो हमें इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी दोनों विक्रय मूल्य है, ये भी दोनों का है और ये भी, इन दोनों को जोड़ने से दोनों का आ जाएगा। तो हमें इन दोनों को जोड़ करके इसके इक्वल रखना है, ठीक है। 168 और 198 है ना, याद रखना, 168x और 198x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कमीज का सेलिंग प्राइस प्लस पतलून का, ठीक है, विक्रय मूल्य लिख लो या सेलिंग प्राइस। टोटल कितना हमारे पास 36,600, या फिर कोमा हटा सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। कमीज कितना था हमारे पास 168 एक्स और पतलून का 198 एक्स। इन दोनों को जोड़ो, 8 8 16, हाथ से लेक 9 से 15 1 16, हाथ से लेक 3, ठीक है, ये आ गया। तो इससे देखो ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनेगी। तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स निकाल के इसको इससे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया
और इसको हमने ऐसे लिख दिया। कर सकते हैं ना इसके अंदर, ये पूरा जाएगा 100 पे, x की वैल्यू होगी 100, तो x कितना है हमारे पास, जो हमने माना था वो 100 आ गया। ठीक है, तो इसमें किसका पूछा है, पतलून का। किसका पूछा है, पतलून का। तो हमारे पास 3x और 2x का अनुपात था, तो ये पतलून का था, तो हमें पतलून का पूछा तो हम पतलून वाले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पतलून का कपड़ा कितना हो जाएगा, कपड़ा जो पतलून कपड़ा कितना कपड़ा खरीदा होगा पतलून का, पतलून के लिए कपड़ा, यहाँ पे लिख सकते हैं पतलून के लिए कपड़ा कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x के लिए 100 है तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, मीटर कितना हो जाएगा 200 मीटर, क्योंकि मीटर में है ना कपड़ा। तो पतलून की जो फैब्रिक की जो वैल्यू थी वो कितनी, 200 मीटर। समझ में आ गया। थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन लेकिन आसान था। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट में दे क्या रखा है हमें। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। ठीक है, मतलब कि जो ये 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, रैखिक समीकरण वाले, इसमें किसी भी तरह की इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, किसी भी तरह की इक्वेशन बना सकते हैं हम। इसमें मूलधन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एज वाले भी, प्रॉफिट एंड लॉस वाले भी। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें हम फिट कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये घबराना नहीं है देख के कि ये क्या आ गया, इसमें तो वो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला, ऐसा नहीं है। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, इससे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सबसे पहले तो, और बेसिक पकड़ होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आपको आता है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, हाँ, तो हम रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का, हिरण है उनका एक झुंड है पूरा, ठीक है, एक झुंड का आधा भाग, क्या है, झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष बच गया, जो आधा भाग है मतलब पूरा है उसमें से आधे तो चर रहे हैं और आधे रह गए जो, ठीक है, उनमें से आधे, ठीक है, आधों का जो 3/4 भाग है वो पड़ोस में ही खेल कूद कर रहे हैं। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम हिरणों की संख्या को क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। हमें नहीं पता कितनी हिरण है तो हमें तो वही तो निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुल हिरण कितनी है, x, ठीक है, माना हिरणों की संख्या या फिर कुल हिरण, जो भी तुम्हें मानना है, ठीक है, माना हिरणों की संख्या x, या फिर कुल भी लिख सकते, माना कुल हिरणों की संख्या बोल सकते हो, ठीक है, कुल हिरणों की संख्या x है। इसमें से आधे, है ना, क्या बोला, इसमें से आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है। जो मैदान में चल रहा है वो कितना है, इसका आधा भाग। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या वो कितनी है, मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या कितनी है, x जो है इसका आधा, ठीक है, x/2, इतने क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। उसके बाद शेष का 3/4। अब शेष कैसे निकालेंगे, शेष हिरण लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, आधे चल रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे शेष हिरण कितने, x टोटल हैं, इसमें से तुम x/2 को माइनस कर दोगे, ठीक है। अभी तुम्हें एलसीएम तो लेना आता ही होगा, लघुत्तम समावर्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको तुम ऐसे, 2 × x 2x माइनस x डिवाइड बाई 2 × 1 2, ठीक है। तो 2x माइनस x रह जाएगा बटे में 2। देखो टोटल x थे, आधे मैदान में चल रहे हैं तो आधे ही बचेंगे ना उसमें से, x/2 है, x/2 ये हो गए, x/2 ये हो गए, मतलब x टोटल थे, x/2 चल रहे हैं तो कितने बचे गए, x/2, ठीक है। अब क्या बोला, शेष का 3। अब जो शेष बच गए, चल रहे हैं ना, तो इसका जो बच गया वो बचे हुए ये है, ठीक है, इसका 3, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेल कूद कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है शेष हिरण खेल कूद कर रहे हैं, ठीक है, खेल कूद कर रहे हैं हिरण की संख्या लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या, खेल कूद कितने कर रहे हैं, जो बच गए हैं इसका कितना, 3/4, है ना, यही बोला ना,
3/4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर, कुछ कट नहीं रहा तो नहीं काटते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 दूनी 8। तो इतने हिरन क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। अब उसने पूछा शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। अब जो बच गए हैं वो कितने हैं, 9, ठीक है। जो इनमें से बच गए हैं वो कितने हैं, 9 हिरन क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। अब इसने क्या बोला है, कुल हिरन हमारे पास x, कुल हिरन हमारे पास है x। तो यहाँ पे लिखना है पानी पी रहे हिरन, पानी पी रहे हिरनों की संख्या कितनी है, 9। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, सॉरी ये नहीं, ये तो शेष है ना, ये हो गया और एक ये हो गया। मीन्स आधे का 3/4 ये और बच गए ये तीनों मिलकर टोटल हिरन ही बन रहे हैं ना। तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आधे चल रहे हैं, आधों का 3/4 खेल कूद कर रहे हैं, और जो बच गए 9 वो पानी पी रहे हैं। तो तीनों को मिलाकर ही तो x के बराबर आएगा ना, कुल हिरन, ये तीनों को मिलाकर ही कुल बनेगा और कुल x मान रखा है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारे पास x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 कितने हैं, वो कुल हिरन है x, ठीक है। ये इन तीनों को मिलाकर हमने एक इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक साइड लिखते हैं, जो कांस्टेंट उनको एक साइड लिखते हैं, ठीक है। मतलब जो चर हैं x, जो ABC अल्फाबेट की टर्म में होते हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं, उन टर्म्स को। जो कांस्टेंट होता है, जो फिक्स नंबर होते हैं, ठीक है, स्थिरांक होते हैं, उनको हम एक साइड लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को हम उस साइड ले जाते हैं, या फिर x को आप इस साइड ले आओ, ठीक है। x/2 प्लस 3x/8, x प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है उस साइड जाके माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या लेना हमने, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं, है ना। इसका एलसीएम कितना आएगा, 8। क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8। अब 8 है, यहाँ पे 8 बनाना है और यहाँ भी 8, तभी 8 आएगा नीचे। तो सबके नीचे 8 बनाना होगा तभी नीचे हम 8 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 तभी बनेगा ना, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो है ये 8, तो यहाँ पे हम 1 से, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 8 से नीचे मल्टीप्लाई और 8 से ऊपर मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, ऊपर कितना बन गया, 4x। कितना बन गया, 4x प्लस 3x माइनस 8x, है ना। 8x को मल्टीप्लाई तो माइनस में 9, तो यहाँ पे कर देते हैं 4 और 3 7x माइनस 8x बटे में 8 इज इक्वल टू -9, ठीक है। प्लस वालों को ऐड कर लिया, माइनस वाला अलग कर दिया। तो -8 में से 7 गई माइनस का x, क्योंकि 8 बड़ा है, माइनस का निशान है इसके साथ, तो डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8 × 72। तो टोटल कितने हिरन है झुंड में, 72। कितने हिरन है, 72, ठीक है। टोटल हिरन हमने x मान लिया, आधे उसमें से मैदान में चल रहे थे, बचे जो आधे हैं उनका 3/4, जो बच गए ना उनका 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और जो पानी पी रहे हैं वो 9 हिरन है। तो इन तीनों को मिलाकर ही तो टोटल हिरन बनेंगे ना। तो उनसे हमने सोल्व करने के बाद हमने टोटल हिरन की संख्या निकाल ली, कितनी है वो, 72, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। आज हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर लेंगे और कल हम 2.5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर तब तक आप क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिर मैं पढ़ती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, हाँ एज वाला ही आ गया फिर से। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है। किसकी, दादाजी की आयु, है ना। दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु से कितनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोत्री की आयु की से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब मैंने बोला है कि जो छोटा होता है हम हमेशा उसको ही x मानते हैं, है ना। छोटा होने से पोत्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, पोत्री की आयु को x मान लेंगे। तो फिर क्या करते हैं, माना पोत्री की वर्तमान आयु मानते हैं हमेशा, ठीक है। वर्तमान आयु, यहाँ पे वर्तमान का और ऐसा कुछ दे नहीं रखा, ठीक है। तो लिख लेते हैं वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। अब इसका इस्तेमाल करना है, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु 10 गुनी है। किसकी, दादाजी की। दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी पोत्री से कितनी है, 10 गुना है ना, 10x वर्ष।
उसके बाद उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। जो ये दादाजी की आयु है ये अपनी पोत्री की आयु से कितनी है, 54 वर्ष अधिक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि दादाजी की जो आयु है ना 10x, ये भी दादाजी की आयु है और जो बता रखे वो भी दादाजी की आयु है, तो दोनों को बराबर हो जाएगी ना। दादाजी एक ही हैं तो दोनों की एज भी सेम ही होएगी। तो जो दादाजी की वर्तमान आयु है ये किससे है, उसकी पोत्री की आयु से कितनी, 54 वर्ष अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स उनको एक साइड कर लेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, कितना 9x हो जाएगा। यहाँ पे 54, x की वैल्यू 54 ही मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 9 × 54, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6। मीन्स जो x माना था हमने वो क्या हमारे पास 6, मीन्स जो पोत्री की आयु है वो 6 है। कितनी यहाँ पे लिख देते हैं पोत्री की आयु। पोत्री की आयु 6 वर्ष है, तो दादाजी की आयु वो कितनी हो जाएगी, 10 × 6 मीन्स 60। ठीक है, समझ में आ गया। आसान था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10th। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, अमन पापा है और उसका बेटा है, तो ऑब्वियस बात है पुत्र छोटा है तो उसकी आयु की हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो अमन जो है पापा है उसकी जो आयु है उसके पुत्र की आयु कितनी है, 3 गुनी है। और 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, x किसको मानेंगे, बेटे को। ठीक है, तो पहले लिखते हैं पुत्र की आयु। ठीक है, माना अमन के पुत्र की आयु। ठीक है, अमन के पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, कौन सी, वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु कितनी है, 3 गुनी है ना। अमन की वर्तमान आयु, अमन की, ठीक है, पुत्र की नहीं, अमन की वर्तमान आयु कितनी, 3 गुनी है। किससे, उसके पुत्र से। 3 गुनी 3x हो जाएगी, है ना। उसके बाद 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले का मतलब आज से पहले। अगर आज तुम 15 साल के हो, 10 साल से पहले कितने थे, 5 साल के थे ना, तो यहाँ पे लिखना 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले अमन के पुत्र की आयु कितनी होगी, कितनी थी, x माइनस 10। और अमन पूछा क्या हमें, हाँ ठीक है। और अमन की कितनी हो जाएगी, अमन की आयु कितनी थी, 3x में से 10 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि 3x है आज के टाइम में। 10 साल पहले ये भी 10 साल छोटा ही होगा। ठीक है, 3x माइनस 10 वर्ष। अब क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10 साल पहले उसके पुत्र की जो आयु है, ये उसके पुत्र की जो आयु है ना x माइनस 10, ये उसकी आयु, उसकी अमन की आयु से, अमन की आयु कितनी है, 3x माइनस 10। बड़ा कौन है, पापा है ना, अमन बड़ा है ना। तो जो इसकी आयु है ना, इसके बेटे की आयु से कितनी थी, 5 गुनी थी। कितनी थी ये, 5 गुनी थी। अब मान लो जो 5 गुनी की, मान लो हमारे पास क्या है, ये 20 है। ठीक है, इधर 4 है। ठीक है, ये मान लो 20 साल का है और ये बेटा है, ये पापा है। जो ये बेटा है, जो बाप है, इसे 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है, तो ये 20 साल का है। तो 5 गुना बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बराबर होगा ना। बराबर का निशान किस लिए होता है, बराबर करने के लिए। ठीक है, इसलिए छोटे के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ, छोटे के साथ। तो जो क्या है, अमन जो है वो, अमन का जो पापा है वो उससे 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। x वालों को एक साइड कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा ना ये इस साइड आके 3x, ये माइनस का 10 है यहाँ पे है, ये प्लस 50 माइनस है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो 5x माइनस 3x 2x, ये 50 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस हो जाएंगे। 50 माइनस 10 40 प्लस का आएगा। x की वैल्यू 40, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 आ जाएगा आंसर हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20।
कितनी आ गई 20। मीन्स अमन की जो आयु है वो तो है अमन के पुत्र की, ठीक है। जो पुत्र की आयु है वो कितनी है 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु कितनी हो जाएगी 3 गुना ना इससे, तो 20 × 3, ठीक है। 3 दूनी 60 वर्ष, ठीक है। तो ये आज जो है हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर ली है। तो कल हम करेंगे 2.5। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।